नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े 1.5 लाख की लूट, 3 बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पर्यटन पुलिस और प्रोडक्शन हाउस में जमकर हुई तकरार, डीएम साहब ने निकाला बीच का रास्ता, उलट गई रात। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सपा नेताओं ने कसी कमर, पहुंचे जनता के बीच, पूछने लगे कैसे हैं हालचाल। और 6 दिसंबर को पुलिस प्रशासन रहेगा बेहद चौकन्ना, दोनों समाज एक दूसरे की भावनाओं पर रखे ख्याल। और अब समाचार विस्तार से। थाना लोहा मंडी के जयपुर हाउस स्थित माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में मोटरसाइकिल से आए 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना लोहामंडी क्षेत्र में जयपुर हाउस के कोठी नंबर 208 में बदमाशों ने दिन दहाड़े घुसकर तमंचे के बल पर 1,21,000 की लूट को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। ये सोच रहे थे, चाय पी रहे थे बैठ के कि अब पैसे को 4 लोग ले चल के ICICI बैंक में जमा करेंगे। तो उसी दौरान जो है दरवाजे का जो नॉक करते हैं, लोग बजाते हैं, तो एक स्टाफ जाग खोलता है। उतने में 3 लोग धड़धड़ा के आते हैं और तमंचा खोलते हैं, जिसमें जो है कि गोली वगैरह दिखाते हैं कि खाली नहीं है, ये सटा देंगे तो तुरंत जो है वो हो जाओगे। फिर पूछते हैं कि गिरजेश यादव कौन है। हमारा एक स्टाफ कंप्यूटर बैठ के पैसे को रिकवरी पोस्ट कर रहा था, तो उसने इशारा किया तो तुरंत मुझे भी जो है वहाँ से खींच लिया और सभी को नीचे बिठा करके उसके बाद जो है कि सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। और 3 में से एक आदमी किनारे से जाके जो कैश काउंटर था वहाँ से सारा पैसा, एक हमारा जो रिकवरी बैग होता है उसको उठा करके उसमें रख करके और निकलते हुए सारा बंद करते हुए चले गए। वो कंपनी के मैनेजर की माने तो 3 बदमाश सुबह करीब 11 बजे अपाची मोटरसाइकिल से आए और अंदर आते ही उन्होंने मैनेजर की कनपट्टी पर तमंचा रख दिया और सभी कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा कर मारपीट शुरू कर दी और वहां रखा सारा कैश बैग में रखकर फरार हो गए। यहाँ आज एक कंपनी है शेयर माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें करीब 11 बजे के आसपास ऐसा पता चला कि 3 लोग बाइक से आए, अपाचे बाइक से, और अंदर इस कंपनी के अंदर गए। वहाँ पर इन लोगों को जो है एक तरह से जैसा कि बताया, जो इसमें मैनेजर थे उन्होंने बताया कि कट्टा निकाल लिया और उसके बाद उनके बारे में पूछा, फिर पैसे के बारे में पूछा और 1,20,000 रुपये निकाल लिए। बगल में बैग रखा था जिसमें लेकर के चले गए। घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। ASP प्रभाकर चौधरी ने बताया कि इस वारदात के खुलासे के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जल्द ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, जयपुर हाउस जैसी पॉश कॉलोनी में हुई इस वारदात के बाद पुलिस के माथे पर बल तो आ गए हैं, पर देखना होगा कि पुलिस इस चुनौती को कैसे लेती है। लोहा मंडी के जयपुर हाउस स्थित माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को एक बार फिर चुनौती दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर जानकारी शुरू कर दी है। अब देखना होगा पुलिस बदमाशों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरा पर्सन बालोत्री मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। बुधवार सुबह सिकंदरा बोदला रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने एक घर के बाहर लावारिस सूटकेस देखा। क्षेत्रीय लोगों ने इसकी सूचना 100 नंबर पर दी। सूचना पाकर चीता मोबाइल के सिपाही मौके पर पहुंच गए। साथ ही इसकी सूचना बम निरोधक दस्ते को भी दे दी गई। वो भी मौके पर पहुंचे और बम निरोधक दस्ते ने सूटकेस की जांच पड़ताल शुरू की। इधर उधर भागते लोग और चेहरों पर खौफ। ये नजारा है सिकंदरा बोदला रोड पर स्थित ईंट मंडी का, जहां बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे लोगों ने एक सूटकेस को एक घर के बाहर लावारिस हालत में पड़े देखा तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सब लोग यहाँ वहां भागने लगे।
प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब वे सुबह सोकर उठा तो उसके घर के बाहर एक लावारिस सूटकेस पड़ा था, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत में आ गया। तुरंत उसने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद बम निरोधक दस्ते ने बम की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मामला ऐसा है कि हम सुबह घर से सो के उठे तो यहाँ ईंटों के पीछे एक सूटकेस रखा था, तो हमने और हमारे मित्र ने 100 नंबर पर फ़ोन किया कि इसके अंदर कोई लावारिस चीज़ है। तो वहाँ से कोबरा मोबाइल आई। कोबरा मोबाइल ने आकर के उसको अटैची को जैसे खोला तो उसके अंदर ऐसा रखा हुआ था सेट ऑफ बॉक्स डबल टाइप का और 2-3 कंडेंसर से तार वगैरह रखी थी। तो हमने कहा ये बम है, हम सब लोग भाग गए। माहौल बहुत भय व्याप्त था। 8:14 पर 100 नंबर को फ़ोन किया है, 9:15 पर सभी लोग यहाँ आ गए और बहुत भय था। हमने सभी अपने अपने घर, अपने बच्चों को घरों से निकाल दिया, सिलेंडर खाली करा दिए। पुलिस के साथ में क्षेत्रीय लोगों का भी बहुत सहयोग रहा उन्हें। बम विस्फोट आया 9:20 पर, डबल सेट ऑफ बॉक्स टाइप का रखा था और कंडेंसर लगे थे, तार वार पड़ी थी। तो हम सब लोग भाग गए, घर वगैरह खाली कर दिया। काफी देर जांच पड़ताल के बाद जब सूटकेस खोल के देखा गया तो उसमें छोटी ECG मशीन निकली, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस ने इस लावारिस सूटकेस को अपने कब्जे में थाने ले आई। लेकिन अभी तक सूटकेस के मालिक का कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन यहाँ ये एक सवाल उठता है कि आखिर ये सूटकेस यहाँ आया कैसे, क्योंकि एक घर के बाहर गली के मोड़ पर सूटकेस आया कहाँ से, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डीएम के हस्तक्षेप के बाद ही शुरू हो सकी पर्यटन विभाग द्वारा कराई जा रही शूटिंग। प्रतिबंधित क्षेत्र के नियम और कायदे जिसके आड़े आ गए, रार इतनी बढ़ी कि डीएम दरबार तक आ पहुंची। पुलिस और प्रोडक्शन हाउस के लोगों की मौजूदगी में जिस पर लंबी मीटिंग चली और प्रशासन की अनुमति के बाद ही मामला निपट सका। गुजरात की तर्ज पर शहर के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों पर फिल्माई जा रही शूटिंग ने कई विभागों को परेशानी में डाल दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की सहमति के बाद जिसका फिल्मांकन किया जा रहा था, मगर नियम और कायदों की अनदेखी के चलते उसे रुकवाना पड़ा। शूटिंग रुकने के बाद पर्यटन विभाग ASI ताज सुरक्षा से अफसरान सभी डीएम दरबार में हाजिर हुए, जहाँ लंबी बैठक के बाद इस विवाद का संतोषजनक हल निकाला गया। तो इसमें एक फिल्म शूटिंग को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर एक विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, जिसमें कुछ बिंदु इस प्रकार से आए हैं कि अगर शूटिंग कोई वीडियो शूटिंग या फिल्म शूटिंग होनी है तो अगर किसी मॉन्यूमेंट के अंदर होनी है तो ASI को पावर्स निहित हैं, और अगर मॉन्यूमेंट के बाहर होनी है तो सुरक्षा की दृष्टि से और तमाम लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से इसमें ADM सिटी एम्पावर्ड है जो NOC निर्गत करते हैं। वो निर्गत करते हैं पुलिस आख्या पे और तमाम अन्य विभागों की आख्याओं को मद्देनज़र रखते हुए कि ताज की सुरक्षा कहीं से भी खंडित ना हो और उसकी सुरक्षा महफूज हो, उसके चलते ही NOCs वगैरह दी जाती हैं। दरअसल आरयू फिल्म्स के बैनर तले पर्यटन विभाग प्रदेश में टूरिज्म के प्रमोशन के लिए इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करा रहा है, जो शहर के विभिन्न स्मारकों में फिल्माई जाएगी, मगर अनुमति के अभाव में शूटिंग विवादों में घिर गई है और तमाम कायदे और कानून के परिशीलन के बाद जिला प्रशासन ने बीच का रास्ता खोजते हुए शूटिंग चालू कराने की अनुमति जारी कर दी है। 6 दिसंबर को पुलिस और प्रशासन बरतेगा विशेष एहतियात, जिसको लेकर आला अधिकारियों ने बैठक कर रणनीति तैयार की। हिंदू और मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर ये एक अहम दिन है, जिसके लिए प्रशासन ने दोनों पक्षों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले के बाद बेशक विराम लग गया हो, मगर पुलिस प्रशासन के आंख कान फिर भी सतर्क हैं। धार्मिक भावनाओं से ताल्लुक रखने वाले इस दिन के लिए पुलिस और प्रशासन काफी एहतियात बरत रहे हैं। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण अधिकारियों ने आपसी मशवरा कर उस दिन के लिए विशेष रूपरेखा तैयार करने की बात कही। डीएम जुहैर बिन सगी ने बताया कि प्रशासन ने सभी शहरवासियों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। जो 6 दिसंबर का दिन है उसके लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी गृह विभाग की ओर से होनी है 5 तारीख को, आज शाम को, और इस संबंध में 5 तारीख को जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है कल शाम को, और इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत ही सतर्क दृष्टि बनाई हुई है पूरे ज़िले में। यहाँ SSP साहब से भी जो बैठक है वो प्रपोज है अभी शाम को ही, और उसके साथ साथ जो सुरक्षा के समस्त बंदोबस्त हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग किसी भी कम्युनिटी से जुड़े हों, उन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। और जो लोग भी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो कोई अप्रिय घटना की आशंका है या
किसी भी प्रकार से माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी तरह से हम लोग इसमें ढिलाई नहीं बरतेंगे। सर, विजय दिवस और मातम दिवस मनाते हैं, काला दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऐसा अभी कोई औपचारिक रूप से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, पर जो पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ये होता रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। गौरतलब है कि इस दिन बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद से दोनों समुदायों में कड़वाहट आ गई थी, मगर न्यायालय का फैसला आने के बाद दोनों समाजों ने उसका स्वागत किया और सहमति जताई। प्रशासन फिर भी कोई चांस लेना नहीं चाहता है, उसने पुलिस के साथ मिलकर चौकसी बरतने की बात कही है। समीक्षा बैठक के दौरान कई विभागाध्यक्ष पर पड़ी आला अधिकारियों की लताड़, जिन्हें सरकारी कामों की ढिलाई के लिए सीडीओ के कोप का भाजन बनना पड़ा। विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट से नाखुश सीडीओ प्रभांशु श्रीवास्तव ने सभी को लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। जिले भर के विभागों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कतई फील गुड नहीं हुआ, जो विकास कार्यों की प्रगति जानने के बाद बेहद नाखुश दिखाई दिए। विकास भवन में संपन्न हुई इस बैठक में अधिकारियों से उनसे जुड़े कार्यों पर जानकारी मांगी गई, मगर उनके जवाब ने मुखिया विकास अधिकारी प्रभांशु श्रीवास्तव का पारा और चढ़ा दिया, जिन्होंने कई विभाग अध्यक्षों को कड़ी चुनौती दे डाली। सीडी साहब ध्यान दीजिएगा, एक ये गवर्नमेंट से चिट्ठी आई थी कि इंदिरा आवास योजना अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों की स्थायी पात्रता सूची संतृप्त के अनिश्चित हो जाने की स्थिति में अस्थायी सूची तैयार किया है। संबंध में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23/10/13 प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई से अवगत कराने का कष्ट करें। इस मीटिंग में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर भी चर्चा की गई, जिनकी प्रगति भी संतोषजनक नहीं मिली, जबकि सूचनाओं के मुताबिक मुख्यमंत्री के दूत कभी भी आगरा का निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे में सरकारी दफ्तरों के काम की स्थिति से बड़े अधिकारियों को भी लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आला अधिकारियों ने अधीनस्थों के खूब पेच कसे और काम में ढिलाई न बरतने की हिदायत दे डाली। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए नेताओं ने अब जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सप्पो उस्मानी ने आजमपाड़ा क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्रीय जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरे में उनके साथ जल संस्थान के अधिकारी भी साथ रहे। समाजवादी पार्टी के मिशन 2014 को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुट गए हैं। वे समय रहते जनता तक पहुंचकर उनकी हर समस्या का समाधान करने के प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सप्पो उस्मानी ने अपने समर्थकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शाहगंज स्थित आजमपाड़े का दौरा कर क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं जानी। इस मौके पर उनके साथ जल निगम, नगर निगम व सदर तहसील के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने समस्याओं के जल्द निस्तारण के आदेश दिए। क्षेत्रीय लोगों ने भी सपा नेता के इस प्रयास की सराहना की। आगरा की मूलभूत जो समस्या है उसको लेकर हम जिलाधिकारी को 125 पत्र लिख चुके हैं। उसमें जिलाधिकारी महोदय ने अपने अधीन जितने लोग हैं उनको भेजा है और हम चाहते हैं कि आगरा दक्षिण विधानसभा से, जहां से हम इलेक्शन लड़े, हम पहले ही बता चुके हैं, और आगरा की मूलभूत जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर हम चाहते हैं कि आज हम दक्षिण विधानसभा की जो मेन समस्या है उन समस्याओं को, हमारे साथ अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक अधिकारी हैं और एसडीएम सदर भी आने वाले हैं और जल निगम के भी अधिकारी यहाँ साथ में हैं। हम यहाँ जो मेन जो समस्या है जल विभाग से जो संबंधित है, यहाँ समरसेबल और हैंडपम्प की, उसके अलावा एक मदरसे की वो मेन समस्या है। हम उसके लिए अल्पसंख्यक अधिकारी को हमने बुलाया है और हम बताना चाहते हैं, और बताना नहीं, उस कार को कराना चाहते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच जाएंगे। दक्षिण विधानसभा से इलेक्शन लड़े हैं, 2014 हमारे सामने है। जनता की मूलभूत जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर हम अधिकारी लोगों से कह रहे हैं वक्त रहते हुए इस समस्याओं का निराकरण कर लें। दलित वोटों में सेंधमारी की तैयारी में है अब कांग्रेस। 16 दिसंबर को जिसका कांग्रेस बढ़ाओ दलित बचाओ सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस जिला सचिव गौरव वाल्मीकि ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा, सपा, बसपा ने समाज को गुमराह किया है, साथ ही समाज से झूठे वायदे किए।
और रोजी रोटी के नाम पर समाज का शोषण भी किया गया। तो वहीं कांग्रेस ने वाल्मीकि समाज को कभी धोखा नहीं दिया। साथ ही 16 दिसंबर को होने वाले इस आयोजन में समाज के लोग वरिष्ठ कांग्रेसी जनों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। आने वाले 16 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के बैनर तले कांग्रेस बढ़ाओ दलित बचाओ एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा हरियाली वाटिका में, जिसमें वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस जनों का एक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे, क्योंकि भाजपा सपा बसपा ने वाल्मीकि समाज को हमेशा धोखा दिया है, कभी रोजी रोटी के नाम पर तो कभी जातिवाद के नाम पर। परंतु भारतीय जनता पार्टी सहित दोनों अन्य पार्टियां भी समाज से अछूत मानती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही वाल्मीकि समाज की हितैषी है, जिसने हमेशा समाज को सम्मान दिया है। गौरतलब है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आते ही सब समाज की याद सताने लगती है और राजनेता खुद से बेहतर किसी और के न होने का दावा करते रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद इन नेताओं को फिर कुछ याद ही नहीं रहता, जिसका नतीजा अगले चुनाव में पार्टियों को भुगतना पड़ता है। कहीं ऐसा इस बार भी न हो जाए और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां अभी से हर वर्ग को अपने पाले में लाने की जीतोड़ मेहनत में लगी हुई हैं। लेकिन ये मेहनत कितना रंग लाती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 056224245554। ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu.
Contact at 5th floor Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौसेना दिवस के मौके पर वीर स्थल पर दर्जनों जाबाजों का हुआ सम्मान, जिन्हें सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पुरस्कृत किया गया। एक्स लेवल वेलफेयर फाउंडेशन आगरा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में नौसैनिकों ने 1971 की लड़ाई में अपने किस्से सुनाए और पुरानी यादें ताजा की। नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट स्थित जिला सैनिक बोर्ड हॉल में एम्स नवल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 1971 की लड़ाई में शामिल होने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस दिन को सैनिकों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस आयोजन में पूर्व सैनिकों के साथ सामाजिक संस्थाओं के लोग भी उपस्थित रहे। इस मौके पर नेवी के रिटायर्ड कमांडर A.K. जिलानी ने कहा कि इस कार्यक्रम को ऐसे ही आगे भी आयोजित किया जाता रहेगा। नौसेना दिवस था 4 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। नेवल फाउंडेशन आगरा पिछले 4 साल से पूर्व सैनिकों को ये अपने नेवी के एक्स-सर्विसमैन को जोड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार वीर स्थल चूँकि बन चुका था, वीर स्थल का निर्माण हो चुका था, तो इस बार इन्होंने यहाँ पे करने का सोचा, जो कि एक अच्छा कदम है, क्योंकि वीर स्थल का निर्माण ही इस कारण से किया गया था। यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, ये सब इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स पे, महत्वपूर्ण दिन मौक़ों पे लोग श्रद्धांजलि दे पाएँ, वीरों को, अपने लोगों को याद कर पाएँ, लोगों को जुड़ पाएँ। तो ये एक अच्छी पहल है और वीर स्थल का बनना भी एक सार्थकता है इसमें। और आज कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। आज कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। आज इन्होंने इस प्रोग्राम में सम्मानित किया है 71 वार वेटरन्स जितने भी हैं, जो 71 वार में कहीं न कहीं युद्ध से जुड़े हुए थे, उन लोगों को सम्मानित किया है। इस अवसर पर इन्होंने एक पत्रिका परिचायिका, मतलब जिससे कि आप कह सकते हैं परिचय देना है, एक्स सर्विसमैन जो कि नेवी के हैं उनको परिचय देते हुए परिचायिका का विमोचन कराया है। इसके अलावा बहुत अच्छी पहल की है, झंडारोहण किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी ये प्रोग्राम और भी बेहतर दर से आयोजित होते रहेंगे। बेसिकली टाइलेंड ऑपरेशन था हमारा 1971 जो वार हुई थी, जिसमें फर्स्ट टाइम तीनों सशस्त्र सेनाओं ने मिलकर हिस्सा लिया था। तो उस लड़ाई में जो जीत हुई थी उसको नेवी ने विजय दिवस के रूप में जाना और पहचाना, और 1971 के बाद ही
हम हर साल 4 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। जिले के 100 से भी ज्यादा विद्यालय इस बार बोर्ड परीक्षा केंद्र नहीं बन सकेंगे। इसके लिए बाकायदा शासन से सूची जारी कर ली गई है और नए परीक्षा केंद्रों के सत्यापन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। नकल विहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से भी संस्तुति रिपोर्ट मांगी गई है। लखनऊ से आए आदेश के अनुसार दागी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जिले भर के 100 से भी ज्यादा विद्यालयों को शासन ने डिबार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही पिछले वर्ष की परीक्षा में अनियमितता बरतने वाले सेंटर भी इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। देखिए, पिछले साल हमारे सेंटर 312 थे, छात्रों की संख्या 146 थी, 146 का रहा हूँ 1,46,000। इस बार हमारी 10,000 करीब छात्र संख्या बढ़ी है, तो उस हिसाब से हमारे पास सेंटर को भी बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे जनपद में 53 ऐसे विद्यालय हैं जो दीवार की श्रेणी में पूर्व के वर्षों से चले आ रहे हैं, परंतु जहाँ ज़्यादा छात्राएं हैं, यानी 300 से अधिक छात्राएं होंगी, केवल लड़कियाँ, ओनली गर्ल्स, उन पर हम विचार कर सकते हैं, मगर कोई गारंटी या आश्वासन नहीं दे सकते। अगर उसमें शासन स्तर से या किसी स्तर से अनुमति मिलती है, तब उसे सेंटर बनाने पर विचार किया जाएगा। हमें इस साल भी जो 312 केंद्र पिछले साल बने थे, उनमें भी कुछ ऐसे केंद्र थे जो कि किन्हीं कारणों से अयोग्य घोषित कर दिए गए, जिन्हें इस साल कटना है। तो कुल 285 के आसपास सेंटर बच रहे हैं जो बनाने लायक की स्थिति में है। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मुझे पिछले वर्ष में जो सेंटर बने थे उनको देनी है, प्लस एडेड कॉलेजेस जो हैं हमारे, एडेड कॉलेजेस में भी उन विद्यालयों को हम सेंटर नहीं बनाने जा रहे हैं जहाँ प्रबंध समिति का विवाद है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश श्रीवास्तव ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। TIOS के मुताबिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इस बार जिन विद्यालयों में मैनेजमेंट को लेकर विवाद चल रहा है, उन्हें भी परीक्षा केंद्र बनाने से वंचित रखा गया है। अब देखना ये होगा कि अभी से तैयारियों में शिक्षा विभाग के अधिकारी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने में कितने सक्षम हो पाते हैं, या फिर सिर्फ कागजी तैयारियों के बाद भी नकल माफिया सक्रिय रहेंगे। जिला अस्पताल में अब पैथोलॉजी के साथ साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से भी मरीजों को इलाज मिल सकेगा। इसके लिए चिकित्सकों को तैनात कर आयुष विभाग बनाया गया है। जल्द ही नई बिल्डिंग बनने के बाद विभाग को इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। आज के बदलते मेडिकल साइंस के शोधों के बावजूद भी आयुष पद्धति से इलाज हो रहा है। जिला अस्पताल में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सक तैनात हैं, जो हर रोज OPD में आने वाले सैकड़ों मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग बन जाने के बाद आयुष विंग को इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर SC यादव के मुताबिक तीनों पद्धतियों के चिकित्सक कई माह से सेवाएं दे रहे हैं। जिला अस्पताल में आयुष के नाम से तीनों डॉक्टर्स जाने जाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, यूनानी भी और आयुर्वेदिक भी। ये तीनों ही डॉक्टर हमारे यहाँ अप्रैल से बैठ रहे हैं। अप्रैल से सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनके पास पेशेंट्स भी आ रहे हैं। अब हमारे पास इधर 2-3 महीने पहले से सारी दवाइयाँ भी आ गई, तो दवाइयाँ भी मिल रही हैं और ये सब CMO के तरफ से हैं और हमारे यहाँ इनको सेवाओं के लिए नियुक्त कर दिया गया है CMO के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एलोपैथी के हर रोग के विशेषज्ञ जहां तैनात हैं, वहीं आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के चिकित्सक भी CMO के निर्देश से सेवाएं दे रहे हैं। यूनानी चिकित्सक डॉक्टर यूनिस खान के मुताबिक इस पद्धति से पेट संबंधित हर रोग का सफल इलाज किया जा सकता है। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर JK पाठक भी जीर्ण रोगों के इलाज का दावा आयुर्वेद से करने का दावा भरते हैं। यूनानी पद्धति में सारी दवाइयाँ हर्ब से बनी होती हैं, जड़ी बूटियों से, और टोटली साइड इफेक्ट उसके नहीं होते हैं, किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है। और पेट की जितनी बीमारियां हैं, सेक्सुअल डायबिटीज़ हैं और माइग्रेन है, पाइल्स है, कई चीज़ों में अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो जिला अस्पताल में करीब कितने मरीज आपके पास आ जाते हैं? जिला अस्पताल में अभी इस वक्त हमारे पास 40+ की OPD है।
आयुर्वेद में देखिए ऐसा है, जो जीर्ण रोग है उनका तो सभी का ही है, ठीक है ना। अब जो करेंट में होता है ना, वह हम मॉडर्न से उसको करते हैं। जैसे सपोज सर्जरी की चीज़ है तो वो तो सर्जरी में हमारे एलोपैथ में आती है, लेकिन अगर कोई हमारा खासकर लिवर और एब्डोमेन से संबंधित जितने भी होते हैं हमारे पेट के रोग हैं ना, वह सारे हैं। समुचित प्रचार प्रसार के अभाव में भले ही लोगों को इन पद्धतियों पर भरोसा नहीं हो, फिर भी जिला अस्पताल में आयुष पद्धति से इलाज कराने वाले लोगों की कमी नहीं है। इन पद्धतियों के इलाज से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जिला अस्पताल में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयाँ भी मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जानेंगे कुछ और खबरें। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562242554। ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038।
दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 056240000972। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रतिबंधित होने के बावजूद भी गुजर रहे हैं यमुना किनारा रोड से भारी वाहन, जिन्हें यातायात विभाग की ओर से हरी झंडी मिली हुई है, मगर विभाग की इस करतूत का खामियाजा बेचारी सड़क को भुगतना पड़ रहा है। भारी लोड के चलते जो खस्ताहाल हो चुकी है, जबकि मेन हॉल्स के टूटे ढक्कन किसी भी दिन बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। यमुना किनारा मार्ग पर पिछले कई माह से सीवर का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते मार्ग को बंद कर दिया गया था। तब यहां से होकर गुजरने वाले पर्यटकों को ताजमहल तक जाने के लिए पूरे शहर का चक्कर लगाना पड़ रहा था, जिसके चलते पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। इसी परेशानी को दूर करने के लिए इस मार्ग पर एक वैकल्पिक मार्ग बना। यहां से होकर ताजमहल जाने वाले पर्यटकों को गुजरने की योजना के तहत इस मार्ग को बनाया गया था, जिस पर भारी वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन यातायात विभाग की मेहरबानी के चलते प्रतिबंधित होने के बाद भी यहां से रोज भारी वाहनों का आवागमन बदस्तूर जारी है, जिसके चलते इस मार्ग पर बने सीवल होलों के ढक्कन भारी वाहनों की वजह से टूट गए। लेकिन विभाग अब भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले पर्यटकों व शहर वासियों को छोटे वाहन कभी भी किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ये यमुना किनारा का वो अहम मार्ग जिससे होकर सभी लोग ताजमहल के लिए जाते हैं, बावजूद लेकिन यहाँ सीवर का काम होने के कारण इस सड़क को वैकल्पिक तौर पर तैयार किया गया था और केवल छोटे वाहनों के लिए ही इसे बनाया गया था। लेकिन इस पर बड़े वाहनों का होकर गुजरने का कारण ये रहा कि अब यहाँ जो सीवर पाइप डाले रहे थे या सीवर के मैन होल बनाए रहे थे, वो लगभग अब टूट चुके हैं। जितने होल जो बने थे वो टूट चुके हैं, जिसके कारण अब ये सड़क कभी भी किसी बड़े हादसों को न्योता दे सकती है। बावजूद इसके नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अगर बात हम यातायात की करें तो यातायात में फिलहाल अभी इसको कवर करके कुछ जाली वगैरह रख दी गई है, पत्थर वगैरह रख दिए गए ताकि लोग यहाँ से ना गुजरे और किसी भी हादसों को रोका जा सके। लेकिन एक और नगर तो जहाँ बड़े बड़े अभियान चलाकर, कहीं सफाई अभियान तो कहीं मूर्तियों की सफाई अभियान चलाकर अपने नाम कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे हालातों पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। तो देखना ये होगा कि ये गड्ढे किसी हादसा होने के बाद ही सही हो पाते हैं या उनसे पहले इनकी ओर कोई ध्यान दिया जाता है, ये हमारा देखेंगे। अपने साथी बंटी यादव के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज, आगरा। यातायात विभाग यातायात को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहता है, कभी जाम को लेकर तो कभी अवैध उगाही को लेकर। लगता है कि इस विभाग का विवाद से गहरा नाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां आला अधिकारियों ने भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है, तो वहीं विभाग के ही कुछ लोग अपने आला अधिकारियों के भी आदेशों को धता बताकर प्रतिबंधित वाहनों को भी इस मार्ग से ही गुजरने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति द्वारा आगरा बार हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर नई रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं ने गुरुवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का भी निर्णय लिया। आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी है। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति ने इसके लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आगरा के अधिवक्ता वर्षों से हाई कोर्ट बेंच की मांग करते आ रहे हैं। संघर्ष समिति ने इस बार संसद भवन पर विशाल प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। इसके लिए आगामी 6 दिसंबर को जिले के सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। देखो, रणनीति तो यहाँ तक आंदोलन का स्वरूप है। पिछले 30 वर्षों में बहुत आंदोलन किए, पदयात्रा दिल्ली की भी की,
3 बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर से कम 20 बार हम लोगों के अलग अलग मिलते रहे। सारे लोगों ने प्रयास भी किए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार आंदोलन का कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलेगा। हम लोग शायद सोमवार से हड़ताल शुरू करके एक बार प्रधानमंत्री से और एक बार सोनिया गांधी जी से, अजीत सिंह जी से मिलने जाने का मन बना रहे हैं। अजीत सिंह जी को दुविधा ये है कि मेरठ और आगरा के वकील अगर 2 बेंच दे दी जाए तो आपस में झगड़ा न कर लें, इस बात पर विचार चल रहा है। दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अचल शर्मा के मुताबिक 5-6 दिसंबर को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। दीवानी में हड़ताल कर अधिवक्ता खंडपीठ की मांग के लिए प्रभात फेरी भी निकालेंगे। अब देखना ये होगा कि अधिवक्ताओं की इस रणनीति का फायदा हाई कोर्ट बेंच के लिए होगा या फिर पिछले आंदोलन की तरह सिर्फ मीडिया में छपने तक सीमित रह जाएगा। यूपी सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच चल रहा घमासान उग्र रूप धारण करता जा रहा है। एक और सरकार शिक्षा मित्रों को बिना टेट पास किए नौकरी देना नहीं चाहती, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों ने सरकार को बिना टेट नौकरी दिए जाने के 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और आगामी रणनीति के लिए जगह जगह बैठकें की जा रही हैं। संजय प्लेस शहीद स्मारक पर शिक्षा मित्र कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी 2013 की ट्रेनिंग दे चुके शिक्षा मित्रों को बिना टेट परीक्षा दिए शिक्षक बनाने की लड़ाई को आगे लड़ने की योजना बनाई गई। साथ ही यूपी सरकार को दिए गए 15 दिसंबर के अल्टीमेटम के बाद क्या करना है, इसकी भी जानकारी दी गई। 2014 में जो पहला बैच हमारा निकल रहा है ट्रेनिंग करके, उनको समाहित किया जाएगा पद पर, तो वादे के अनुसार समय नजदीक आ गया है और हमने भी उनको 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। यदि 9 दिसंबर तक सहायता जारी नहीं होता है तो हम संघर्ष करेंगे। दरअसल यूपी सरकार किसी भी शिक्षा मित्र को बिना टेट की परीक्षा के शिक्षक बनाने पर राजी नहीं है। वहीं तमाम शिक्षा मित्रों ने सरकार को 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि वो सभी ट्रेनिंग पास कर चुके शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाए, नहीं तो वो लखनऊ में विधानसभा के सामने उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन जगत को पंख लगाने के लिए प्रदेश सरकार गुजरात की तर्ज पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करा रही है, जिसके कुछ दृश्य आगरा किले के दीवाने खास में फिल्माए गए, जिसमें भारत के प्रमुख कथक नृत्य की झलक दिखी। प्रदेश सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को बनाने का जिम्मा मुंबई की एक निजी संस्था को सौंपा है, जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करेगी। किले में हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट के दौरान शूटिंग देख रहे विदेशी सैलानियों के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्माने आए क्रू मेंबर्स ने बदसलूकी की, जिस पर क्रू मेंबर्स के माफी मांगने पर ही मामला शांत हो सका। गुजरात में है देखने को बहुत कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये सब कहते हुए आपने अभिनेता अमिताभ बच्चन को गुजरात की तारीफ में टीवी पर कई बार देखा होगा, जिसमें वो गुजरात के पर्यटन स्थलों की खासियत दर्शाते नजर आते हैं। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रदेश में स्थापित पर्यटन स्थलों के प्रचार व प्रसार के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवा रही है, जिससे प्रदेश के पर्यटन जगत को पंख लग सके। सूबे की सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए बनाई जा रही डॉक्यूमेंट्री का जिम्मा मुंबई के एक निजी प्रोडक्शन हाउस को सौंपा है। उसी क्रम में डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग के कुछ दृश्य आगरा किले के दीवाने खास में फिल्माए गए, जहां भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्य के सीन को डॉक्यूमेंट्री के लिए फिल्माया गया। शूटिंग को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ भी जुटी रही। उसी दौरान शूटिंग के किसी क्रू मेंबर ने विदेशी पर्यटक के साथ अभद्रता कर दी, जिस पर क्रू मेंबर को माफी भी मांगनी पड़ी, तब जाकर पूरे मामले को शांत करवाया जा सका। वहीं दीवाने खास को शूटिंग के कारण चारों तरफ से बंद कर दिया गया, जिससे कई पर्यटक दीवाने खास को देखने से महरूम रह गए। बहरहाल विवादों के बीच हुई शूटिंग के अंतिम दृश्यों के साथ डॉक्यूमेंट्री शूटिंग अपने अंजाम तक पहुंची। उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यटन के प्रचार व प्रसार के लिए बनवाई जा रही ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म उत्तर प्रदेश के पर्यटन जगत को पंख लगा पाती है या नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी।
विलुप्ति के कगार पर खड़े फिरोज खां के मकबरे को दोबारा गुलजार करने के लिए नगर निगम के साथ प्रशासन के आला अधिकारियों ने सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका शुभारंभ मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने खुद सफाई करके किया। इस मौके पर एडीए, वीसी और नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। वहीं इस पर्यटन स्थल के सफाई अभियान में आगरा कॉलेज के एनएसएस छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मकबरे का सफाई कार्य करीब 1 माह तक चलेगा। विलुप्ति की डगर पर खड़ा ऐतिहासिक ताल फिरोज खां को दोबारा गुलजार करने और उसके कायाकल्प को सुधारने के लिए बुधवार को सफाई अभियान की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने खुद अपने हाथों से सफाई कर किया। इस मौके पर एडीएवीसी तथा नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। ताल फिरोज खां के सफाई अभियान में आगरा कॉलेज के एनएसएस के 300 छात्रों ने हिस्सा लिया। यहाँ के पर्यटन, आगरा के पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत ही अहम कार्य हो रहा है। अक्सर मैंने सुना है आगरा में सब लोग सिर्फ ताजमहल को देखने आते हैं, लेकिन आगरा में कई ऐसी और इमारतें भी हैं जो देखने लायक हैं, जो पर्यटन के लिए बिल्कुल विलुप्त सी हो गई थी। तो ऐसी एक इमारत ये है, इसका नाम क्या है? फिरोज खां का मकबरा। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत ही बारीकी किस्म की एक नक्काशी हो रही है। ऐसी नक्काशी मैंने आगरा की किसी और इमारत में देखी नहीं है। नगर निगम के सहयोग से फिरोज खां पर्यटन स्थल की हालत सुधारने के लिए चलाया गया सफाई अभियान करीब 1 महीने तक चलेगा, जिसके जीर्णोद्धार के लिए नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने अवस्थापना निधि व दूसरे मदों से 34 लाख रुपए जुटाए हैं, जिसमें फिरोज खां के मकबरे के मार्ग और खरंजा नाली इत्यादि कार्यों को पूरा कराया जाएगा। सब कार्य बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कराने की जरूरत है, लेकिन प्रथम चरण में हमने अभी 4 तारीख से 21 तारीख तक इस तालाब की सफाई का एक अभियान चलाया है, ताकि वाटर लेवल, वाटर बॉडी मेंटेन हो सके। इसकी सफाई होने से यहाँ आसपास होने वाली बीमारियों से निजात मिलेगी, मच्छर मक्खियों से निजात मिलेगी। ये जब ताल खुल जाएगा तो स्मारक मेन सड़क से दिख पाएगा। पर्यटन स्थल ताल फिरोज खां ने सफाई अभियान में आगरा कॉलेज के अध्यापकों सहित एनएसएस के 300 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने फिरोज खां के अंदरूनी और बाहरी भागों में सफाई कार्य को अंजाम दिया। साथ ही दूसरे लोगों को भी पर्यटन स्थलों को साफ रखने की सलाह दी। ये एक ऐतिहासिक इमारत है जो यहाँ एक रोज का खराब, इसके अलावा जो पहले तालाब बनता है, इसकी स्थिति ऐसी है कि लोग अगर वहाँ तक आते भी हैं तो लौट जाते हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयं सेवक आए हैं, वो नगर निगम के साथ मिलकर तालाब की सफाई है उसके प्रति उनका जो है वो अपना श्रमदान करेंगे। इसके अलावा जो हमारी छात्राएँ हैं वो यहाँ के निवासी हैं, उनके बीच जाकर ये संदेश देंगे कि उन्हें इस आसपास की इमारत को साफ रखना है। इससे ये है कि ये जो इमारतें हैं, जो संरक्षित इमारतें हैं हमारी, जो यहाँ पे टूरिस्ट आ नहीं पाते हैं, हम यहाँ सफाई करेंगे ताकि हमारे टूरिस्ट आइज इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिले हमारे भारत में। और हम यहाँ आसपास जो लोग सफाई करेंगे, अपने आसपास सफाई करेंगे और गंदगी नहीं रहेगी और काफ़ी वातावरण स्वस्थ रहेगा, तो बीमारियाँ नहीं होंगी। हम समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और हमें ये अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम खुद अगर सफाई रखेंगे तो हम दूसरों से कह सकते हैं। ताज नगरी में ताज को छोड़ अनेकों पर्यटन स्थल और स्मारक अवैध निर्माणों और गंदगी से पटे पड़े हैं, जिसकी वजह से पर्यटकों ने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया है। वहीं गंदगी भी इन पर हावी होती जा रही है। बहरहाल ताल फिरोज खां पर शुरू हुआ सफाई अभियान इस ओर इशारा करता है कि जल्द ही विलुप्त हो रहे पर्यटन स्थलों को फिर से गुलजार किया जा सकेगा, जिससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, वहीं स्मारकों की खोती साख को भी बचाया जा सकेगा। तो फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जानेंगे कुछ और खबरें।
वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562 2640 117 8057 906100. सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा, और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562 400 437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368 683276 और 9412 64038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतैना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562 400 0972। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और आइए अब बात करते हैं शहर की बस सेवा की, जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तो दूर की बात है, ताजनगरी में आने वाले पर्यटकों के लिए भी उचित बसें उपलब्ध नहीं हैं। परिवहन निगम की सुविधा युक्त कही जाने वाली ये वॉल्वो बसें सेवा भी आगरा वासियों को नहीं दे पा रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 डिपो वाले आगरा जिले में सिर्फ एक वॉल्वो बस है। ताजमहल और लाल किले से हर महीने लाखों रुपयों के राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती है, फिर भी पर्यटन नगरी में आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं ना के बराबर मिल रही हैं। अब आप परिवहन सुविधा को ही ले लीजिए, जहां परिवहन के नाम पर सिर्फ एक वॉल्वो बस है, जबकि हर रोज दिल्ली और जयपुर से हजारों की तादाद में पर्यटक यहां आते हैं, जिन्हें या तो निजी टैक्सी सेवा लेनी पड़ती है या फिर निगम की खचाड़ा बसों में यात्रा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में प्रदेश सरकार की किरकिरी होती है। तो पर्यटनों के लिए कोई सुविधा आपको दिखाई देती है बसों की? नहीं, सुविधा तो बसों की बहुत कम है। टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आता है और कई बार मैं भी ट्रैवल करता हूँ तो उन्हें बस ढूंढने में भी परेशानी होती है, कहाँ से बस लें, किधर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे भी इतनी इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं है। अगर बसों की एक अच्छी तकनीकी की बात की जाए, अच्छी जगह की बात की जाए, तो किस तरह की बसें यहाँ अवेलेबल हैं? क्या वोल्वो बसें कितनी हैं? वोल्वो बसें यहाँ से एक ही बस है। वो भी किस रूट पर चलती है? एक्सप्रेस वे दिल्ली आगरा। तो क्या आप इसमें आपका मानना क्या है कि कितनी बसें बढ़ानी चाहिए टूरिस्टों के लिए? नहीं, एज पर द सीज़न, जैसे अब सीज़न विंटर्स में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, तो उनकी बसेस जो सर्विसेज हैं वो डबल हो जानी चाहिए, जिससे कि जो भी क्राउड है या जो भी टूरिस्ट आता है उससे प्रॉपर फैसिलिटी मिले। इसी वजह से टूरिस्ट बढ़ता भी है। अगर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, अगर उसको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है तो वो कम आना पसंद करता है। सिर्फ पर्यटक ही नहीं, व्यापारियों को भी वॉल्वो बस की सेवा न मिलने की वजह से खासा परेशानी उठानी पड़ती है, जबकि रेवेन्यू को लेकर परिवहन विभाग हमेशा से ही नाकाम रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ ना होने के लिए कोई खास इंतजामात नहीं कर रहे। परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इजी टिकट मशीन अब परिचालकों के लिए एक मुसीबत बन गई है। मशीनों में आ रही तकनीकी खामियों के चलते ये मशीन देर से टिकट बनाती हैं, जिसका खामियाजा परिचालकों को यात्रियों के गुस्से का शिकार होकर भुगतना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से परिवहन निगम की बसों में टिकट मशीन से यात्रियों को टिकट दी जाती है। कई बार टिकट मशीन में तकनीकी कमी होने की वजह से बस परिचालकों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। इस समय परिवहन निगम की बसों के परिचालक देर से टिकट बनने की वजह से बेहद परेशान हैं। परिचालकों की माने तो मशीन से टिकट बनाने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, जिसकी वजह से कई बार अगले स्टॉप पर चेकिंग होने से उनका चालान भी कर दिया जाता है। चार्जिंग कम चलती है और इसमें मशीन को स्टार्ट करो जैसे तो वो लेट चालू होती है। उनसे क्या क्या परेशानी आपको सामना करना? परेशानी है जब हमारी गाड़ी सवारी बैठ चुकी है, मशीन ऑन की हमने तो 3 वाला मशीन ऑन होगी, जैसे हम चले हुए तो रस्ते में चेकिंग वाले में जाते हैं, चेकिंग दल हमारी गाड़ी को पकड़ लेता है, वो हम टिकट बनाने मजबूर हो जाते हैं। फिर आपका कुछ चालान वगैरह भी किया जाता है? वो दल से लगाया जाता है। टिकट मशीन में आई इस तकनीकी खामी की वजह से संविदा परिचालकों को घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं परिचालकों की माने तो वे मशीनों में आई इस कमी की शिकायत आला अधिकारियों को भी कर चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां पहले से ही संविदा परिचालक कम सैलरी पाने की समस्या से जूझ रहे थे, वहीं आए दिन मशीनों की तकनीकी कमी के चलते होने वाले चालानों की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अधिकारी इस ओर कब ध्यान देते हैं। ताजनगरी में बहुत जल्द रेडियो टैक्सी की सुविधा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आरटीओ कार्यालय में आरटीओ ओपी सिंह ने रेडियो टैक्सी आवेदकों के साथ बैठक की। हालांकि बैठक में शामिल होने वाले आवेदकों को बैठक के समय की जानकारी होने से थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। आरटीओ कार्यालय में रेडियो टैक्सी का परमिट लेने वालों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आरटीओ ओपी सिंह ने संबोधित किया। बैठक में सभी रेडियो टैक्सी आवेदकों को परमिट लेने की औपचारिकताएं बताई गई, जिनको जल्द से जल्द आवेदकों को पूरा करना होगा, क्योंकि आवेदकों के आवेदन बहुत अधिक है और रेडियो टैक्सी के परमिट सीमित। इसलिए आरटीओ विभाग ने पहले आओ पहले पाओ की शर्त सामने रखी है। हमारे प्रदेश में जो महानगर है, पूरे प्रदेश में जहाँ पर नगर निगम है, उन सभी महानगरों में
उत्तर प्रदेश शासन सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि वहाँ रेडियो टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रेडियो टैक्सी का मतलब ये होता है कि 24 घंटे सस्ती, सुलभ, सुरक्षित, है ना, और व्यवहार कुशल ड्राइवर के द्वारा और वाहन स्वामी के द्वारा ये गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। तो ये निर्णय लिया गया है और नगर निगम सीमा के अंदर ही उनके संचालन का प्रावधान है। तो फर्स्ट फेज में ये अभी लखनऊ में इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और हम भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी प्रेस विज्ञप्ति दी है। ताजनगरी में सड़कों पर जल्द ही रेडियो टैक्सी देखने को मिलेगी, जिसकी बुनियाद आवेदनों के रूप में रख चुकी है, जिससे आगरा की जनता को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। या फिर ये कहें कि आगरा में वाहनों से सड़कों पर लगने वाले जाम में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आरटीओ विभाग ने नए वाहनों के परमिट लागू करने की योजना तो बना ली है, लेकिन इन वाहनों को सड़क पर चलने के लिए कौन से वाहनों को सड़क से हटाया जाएगा, इस ओर कोई योजना नहीं बनाई है। भारतीय डाक विभाग अब अपने विभाग में रिक्त पदों को भरने वाली किसी भी परीक्षा को कंडक्ट नहीं करवाएगा। ये फैसला डाक विभाग के आला अधिकारियों ने लिया है, क्योंकि अब इस जिम्मेदारी को सीएमसी निभाएगा, जो डाक विभाग के लिए काबिल कैंडिडेट चुनकर विभाग को भेजेगा। डाक विभाग ने अपने विभाग में होने वाली सभी भर्तियों का ठेका एक निजी कंपनी सीएमसी के हवाले कर दिया है। अब सीएमसी ही डाक विभाग की सभी पदों की परीक्षा कराएगी, वही टेस्ट पेपर बनाएगी, साथ ही उन्हें परीक्षा के बाद चेक करने के योग्य लोगों को चुनेगी, जो बाद में डाक विभाग में अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। एक प्राइवेट कंपनी है विभाग की, हमारी जो प्रोन्नत की जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितनी भी होती है, पहले विभाग स्वयं आयोजित कराता था। अब बड़े स्तर पर डायरेक्टरेट लेवल पे डिसीजन लिया गया है कि परीक्षाएं कराने का है, जिनमें सीएमसी कंपनी की विद्या है वही परीक्षा कराई। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो परीक्षाएं हैं और हमारी विभाग की जो परीक्षाएं हैं, उनमें एक बड़ा अंतर सा है। मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ सर। हमारी विभाग मैं सिर्फ सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी की बात भी कहें तो दोनों को ही हम बराबर की ग्रेडिंग दे सकते हैं, क्योंकि स्टाफ तो वहाँ भी काम करता है, स्टाफ यहाँ भी काम करता है, और सीएमसी कंपनी भी एक रेपो है, निश्चित रूप से उस पर विश्वास किया। सीएमसी से पहले इस जिम्मेदारी को डाक विभाग खुद संभाल रहा था, जिसे किन्हीं कारणों से सीएमसी को देना पड़ा। सीएमसी की अधीनस्थता में रहते हुए 2013 की परीक्षा का पहला नतीजा आया है, जो बिल्कुल विश्वसनीय है। हालांकि बात की जाए तो पूर्व में भी कई विभागों ने ऐसा ही किया था, जिसमें निजी कंपनी ने पेपर आउट कराकर काफी धांधली की थी, जिसे बाद में वापस लेना पड़ा था। वहीं डाक विभाग सीएमसी को पेपर करने की जिम्मेदारी देकर भी पूरी तरह सतर्कता दिखा रहा है। बालूगंज स्थित बल्लभ नगर में श्वेतांबर जिनालय की प्रतिष्ठा को 25 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते आत्मानंद जैन सभा के बैनर तले आगामी 5 से 9 दिसंबर तक पंचान्हिका महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं जैन श्रद्धालुओं को जोड़ने के लिए बुधवार को मंदिर परिसर में आमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया गया। बालूगंज वल्लभ नगर स्थित वास्तुपूज्य जैन श्वेतांबर मंदिर शिल्प की दृष्टि से भव्य तथा मनोहरी प्रतिमाओं से युक्त जिनालय माना जाता है। इस जैन मंदिर के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष मनाई जा रही है। इसी क्रम में 5 से 9 दिसंबर तक पंचान्हिका महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में शहर के जैन श्रद्धालुओं को बुलाने के लिए आमंत्रण पत्रिका छपवाई गई है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के उप प्रधान राकेश कुमार जैन ने दी। वास्तुपूज्य भगवान का यह मंदिर अब से 25 वर्ष पूर्व सन 1988 में तत्कालीन गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराज के कर कमलों से प्रतिष्ठित हुआ था। अब इस मंदिर की प्रतिष्ठा को क्योंकि 25 वर्ष संपूर्ण हो रहे हैं, इस उपलक्ष्य में रजत जयंती कार्यक्रम रखा गया है, जो पंचान्हिका कार्यक्रम इसको नाम दिया गया है, पंचदिवसीय कार्यक्रम। इसमें सर्वप्रथम कल आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज और साथ में मुनि श्री दिव्यांश विजय जी और कार्यदक्ष मुनि श्री जय कीर्ति विजय जी यहाँ पर पधारेंगे। उनकी निश्रा में ये कार्यक्रम संपन्न होंगे।
रजत जयंती समारोह में आचार्य विजय त्रिमद विजय जयानंद सूरी सवर जी महाराज और मुनि श्री दिव्यांश विजय जी महाराज जैसे संत भी शिरकत करेंगे। इन जैन संतों के आशीष वचन सुनने के लिए हजारों जैन धर्म अनुयायी भी आयोजन में आएंगे। वहीं 5 दिवसीय चलने वाले इस पंचान्हिका महोत्सव की शुरुआत बालूगंज से मंदिर तक गुरु भगवंतों द्वारा शोभा यात्रा निकाल कर की जाएगी और धर्म सभा में गुरु भगवंत प्रवचनों की अमृत वर्षा करेंगे। श्री राधा रानी सेवा मंडल आगरा द्वारा चतुर्थ 56 भोग व फूल बंगला भजन संध्या एवं पंचम भंडारे के आमंत्रण पत्र का विमोचन अतिथिवन वक्स पर किया गया। आगामी 13 दिसंबर को श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा प्रारंभ भी की जाएगी। आमंत्रण पत्र का विमोचन करने के पश्चात श्री राधा रानी सेवा मंडल के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि हर साल के भांति इस साल भी श्री राधा रानी सेवा मंडल द्वारा श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा 56 भोग फूल बंगला भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगामी 13 दिसंबर को श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा प्रारंभ की जाएगी। गत वर्षों की भांति इस बार भी श्री राधा रानी सेवा मंडल द्वारा 56 भोग भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो 13 तारीख को परिक्रमा एवं फूल बंगला 56 भोग भजन संध्या का आयोजन है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दान घाटी के सामने। श्री राधा रानी सेवा मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गिरिराज जी की पावन परिक्रमा, जो आगरा के सैकड़ों भक्त अधिकतर देखा जाता है कि अकेले लोग जाने में सोचते हैं और सोचते हैं आज जाएं या कल जाएं, इसी भावना को लेते हुए हमारा उद्देश्य है सब लोगों को एक साथ परिक्रमा लगाएं। आगरा के सैकड़ों लोग एक साथ सब परिक्रमा लगाएंगे गिरिराज जी महाराज की। इस परिक्रमा के पूर्ण होने के पश्चात वहीं पावन गिरिराज जी की पावन भूमि पर 56 भोग विशाल 56 भोग एवं फूल बंगला एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें आगरा के सैकड़ों भक्त, मथुरा के भक्त, बाकी सभी भाग लेंगे। परिक्रमा का शुभारंभ राजेश गुरु द्वारा किया जाएगा। परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात गोवर्धन मथुरा में श्री गिरिराज महाराज के 56 भोग फूल बंगला और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मथुरा के जिलाधिकारी विशाल चौहान द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंडल के पदाधिकारियों ने भक्तों से अपील की है कि इस धार्मिक कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भक्त आकर धर्म लाभ कमाएं। और इसी के साथ ताज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। लेनी होगी आपसे इजाजत। नमस्कार। ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।